बुखार बीमारी नहीं है, बुखार एक शुरुआत की लक्षण है जो आपको कहता है कि एक बीमारी आपके शरीर में आ गई। कोरोना में आपको पता है डोलो जी 500 1 ग्राम, और डोलो ने क्या किया, लीवर फेल कर लो गई। पैरासीटामोल बहुत ही डेंजरस दवाई है। एक पेशेंट अगर एडमिट हुआ, फीवर हो गया उसको, और उसके बहुत ज़्यादा फीवर होने के बाद में आईसीयू में रखे जाते हैं उसको, कितना खर्चा आता है, 20-20 हज़ार रुपये रोज का आईसीयू का। हाँ, यहाँ हम बच्चों को देते हैं 300-400 रुपये रोज का। हमने एंटीबायोटिक मिनिमम इस्तेमाल किए और इसी से बुखार ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, 10 साल से। 10 साल से मैं डेंगू, कोरोना, जितने वायरल फीवर हैं, मीजल्स, मम्स, रुबेला, रूबियोला हैं, चिकनगुनिया, एनकेफेलाइटिस, इससे ठीक करूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। फीवर तो हर इंसान को कभी ना कभी आता है, कभी हमारी इम्यूनिटी कम होने से, मौसम बदलने से, और कोरोना के टाइम पर तो शायद ही कोई ऐसा इंसान रहा होगा जिसे बुखार ना आया हो। लेकिन जब भी हमें बुखार आता है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेके आ जाते हैं, और फिर दवाई खा के कहते हैं कि मेरा बुखार ठीक हो गया। लेकिन यही बुखार हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर विजय वर्मा जी से कि बुखार हमारे लिए अच्छा क्यों है और बुरा क्यों है। बुखार आने पर आपको दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, और अगर आप बुखार आने पर दवाई खा रहे हैं तो फ्यूचर में आपको उसका क्या नुकसान पहुंच सकता है। सर, आपको मेरा प्रणाम। सर, बचपन से सुनते आ रहे हैं बुखार अच्छा होता है या बुखार बुरा होता है। हर टाइप के लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं, लेकिन जब भी बुखार आता है तो कहीं ना कहीं इंसान डर जाता है, और जब बुखार किसी बच्चे को आता है तो माँ बाप डर जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि बुखार होता क्या है और आता क्यों है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है ये जी। क्योंकि बुखार के साथ बहुत बड़ा एक डर जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि ये फीवर जो है ना, इसको आपने कहा कि आपने बचपन में सुना कि अच्छा फीवर होता है, लेकिन आजकल तो फीवर से बहुत डरते हैं लोग। बहुत डरते हैं लोग। और पीछे आपने सुना होगा डेंगू फीवर आ गया, चिकनगुनिया आ गया, हैं, स्वाइन फ्लू आ गया, अभी कोरोना से चले गए, और उसके बाद हम जो पीडियाट्रिशियन हैं, हमें तो बुखार हमारे लिए ब्रेड और बटर है। बुखार पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर्स के लिए एक साधन है इनकम का। सीजन का इंतजार होता है, कब सीजन चेंज होगा, कब बुखार होगा, कब पेशेंट आएगा। लेकिन क्या होता है कि हमारी बॉडी एक भगवान की बनाई हुई चीज़ है। इसके अंदर जो है वो एक इम्यूनिटी है, हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए बना है जी। तो कोई भी चीज़ अगर रिएक्शन होगी तो वो कोई चीज़ खराब कैसे हो सकती है। अब फीवर जैसी हमारी बॉडी ने रिएक्ट करती है, कोई भी चीज़ अगर बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, कोई पायरोजेंस कहते हैं उसको आ जाए, कोई विषैली चीज़ हमने खा ली हो, या किसी ने एलर्जी हो गई है, किसी ने काट लिया हो, तो फीवर एकदम से आता है। फीवर जो होता है वो पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हुए, वो हमारी बॉडी में घूमते हैं और ब्लड से होते हैं हमारे थैलेमस में जाते हैं, और वहाँ से थैलेमस एक ब्रेन के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारे बॉडी का थर्मोस्टेटिक मेंटेन होता है। क्योंकि अगर आप पृथ्वी पे जितने पशु पक्षी और ये जीवन है, ये 2 तरह के हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड हम लोग हैं कि इनका टेम्परेचर एक वार्म रहेगा और 98.4 डिग्री है उतना मेंटेन रहेगा। और उसको मेंटेन करने के लिए अब सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई, लेकिन हमारा सिस्टम तो 98.4 को रखता है, तो उसमें हमारे लिए सिस्टम बना रखा है थैलेमस में। तो जैसे बुखार तेज हुआ, गर्मी आ गई, तो हमारे पसीना छूटने लगेगा। जब पसीना आएगा तो हमारा वाष्पीकरण होगा, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे मटकी के ऊपर पानी की लहर आती है, वो जब उड़ती है तो पानी ठंडा हो जाता है, ऐसी हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा आ जाएगा तो सांस तेज़ी से चलता है, जिससे हमारा टेम्परेचर निकलता है। आपने देखा होगा कुत्ते जो होते हैं वो जब बहुत गर्मी होती है, गहरा सांस लेना होता है, उसका वो टेम्परेचर को कम, क्योंकि उनके स्वीट ग्लैंड नहीं होते, उनको स्वेदन नहीं होता, उनको पसीना नहीं आता, इसलिए उनका टेम्परेचर को कम करने के लिए। अब ये टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ गया, 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, तो ये क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान? अब मैं कहता हूँ फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद? क्योंकि जब आपके अंदर वायरस आया, बैक्टीरिया आया या और कोई चीज़ आई, तो उसको मारने के लिए एक हथियार हमारा शरीर का है टेम्परेचर।
आप दूध को क्यों उबालते हो? उसके अंदर के बैक्टीरिया को मारने के लिए। हाँ। तो मेरी बॉडी अगर मुझे भगवान ने दे रखी है कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी स्टेटिक वहीं पे रुक जाएगी, तो क्या नुकसान है वो? नहीं, बहुत फिर फायदा तो है। फायदा है। वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक फैक्टर है, एक पार्ट है। कि जैसे हम भारत में अगर लड़ाई होती है तो हम टैंक भी भेजते हैं, हम हवाई जहाज़ भी भेजते हैं, हम सैनिक भी भेजते हैं, हम नेवी भी भेजते हैं। तो इधर फीवर आया, उधर से फिर ये जो वाइट ब्लड सेल्स, कार्पसेल्स हैं, वो आ गए, एंटीबॉडीज़ जो हमारे अंदर है, IgG, IgM, वो आ गई, तो चारों तरफ से अटैक होना शुरू हो जाता है। और फिर हम देखते हैं 3 दिन 4 दिन बुखार कंट्रोल हो जाता है। तो अगर हम बिना उसके दवाइयों के फीवर को थोड़ा रहने दें तो क्या नुकसान हो रहा है? हाँ, अगर फीवर बढ़ गया, जैसे बच्चों में कभी कभी क्या होती है, फेब्राइल कन्वल्जन्स होते हैं। फीवर अगर ज़्यादा तेज हो गया तो उसको झटके लग सकते हैं। हाँ। तो आप 101 से ऊपर जाने लगे तो कोल्ड स्पंजिंग कर दो। 101 से ऊपर जब जाए तो पूरा कोल्ड स्पंजिंग कर दो जी। सिर से लेके पैर तक ठंडे पानी में उसको पूरा कपड़े से बचा दो, पंखा खोल दो, वहाँ से टेम्परेचर कम हो जाएगा। और नहीं तो कंबल वगैरह उड़ा दो, पसीना आएगा, फिर उसको आप हटा दो तो कम हो जाएगा। ये प्रोसेस। और उसके बाद पानी को पिलाते रहो, क्योंकि जितना हमारा लूज हुआ है पसीने में वो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। हाँ। ये चीज़ें करने से ही बुखार उतर जाता है। अच्छा, तो फिर दवाई क्यों देते हैं जब ऐसा करने से बुखार उतर जाता है? डर की वजह से जी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सब लोग, आप लोग जो भी सुन रहे हैं, बुखार से बिल्कुल मत डरो। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार एक शुरुआत की लक्षण है जो आपको कहता है कि एक बीमारी आपके शरीर में आ गई। अच्छा, उस बीमारी से लड़ता है तब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके लिए हमें ये उपाय करने हैं जो घरेलू उपाय हैं। काढ़ा वाढ़ा पी लो, हाँ, फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखा लो, जांच करा लो कि भाई क्या कारण है बुखार आने का। अभी जो है वैसे दूसरे जो बुखार हैं जिसके लिए दवाई जरूरी है, जैसे आपका मलेरिया में हमें दवाई देनी है, लेकिन जांच के बाद होगी। या ट्यूबरकुलोसिस, या कोई बुखार ऐसा हो जो थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस है, तो जब डॉक्टर देखते हैं तो उसके लक्षण और देख लेते हैं कि इसको जब एग्जामिन करेगा कि फीवर का कारण क्या है, तब हम एंटीबायोटिक देते हैं। अच्छा, मतलब जो नॉर्मल फीवर आता है, सीजनल या छोटा मोटा कभी आ जाता या आता, तो उसमें दवाई इतनी ज़रूरी नहीं है लेना? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो, कोई मत लो। कोरोना में क्या हुआ? कोरोना में आपको पता है डोलो जी 500 1 ग्राम, और डोलो ने क्या किया, लीवर फेल कर हो गई। पैरासीटामोल बहुत ही डेंजरस दवाई है, अंधाधुन लोग देते हैं जी। दिन में 4 बार दे दो, 5 बार दे दो, डोज बढ़ा दो, और रे सिंड्रोम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, एक पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके। अभी मैं कहता हूँ कि कोरोना में जितनी डेथ हुई हैं वो ओवर मेडिकेशन से हुई हैं। फीवर और कफ था निकल जाता, उसको ठीक हो जाता। हाँ, जैसे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन देते हैं हम जी, जब उसको सांस की दिक्कत होती है, लेकिन हमने उसका जो नेचुरल इम्यूनिटी प्रोसेस था उसको रोक दिया। हाँ। तो बीमारी बढ़ा दी। फीवर हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई बीमारी एंटर करती है तो उससे जब हमारी इम्यूनिटी लड़ती है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो एक अलग चीज़ है। और जब कोई सीरियस चीज़ होती है, आपने बताया मलेरिया या हमें ट्यूबरक्लोसिस जैसे, अगर इनकी वजह से फीवर आता है तो हम मेडिकेशन लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये नॉर्मल फीवर जो आता है सीजनल, ये आए, दवाई ना लेनी पड़े, घरेलू नुस्खे क्या हैं फिर उसके? बहुत सारे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फीवर को हम घर पे कैसे डालते हैं। सपोज माइल्ड फीवर आ रहा है जी, 99 100 हो गया, 1-2 दिन रहा, एक फीवर आया, एकदम से सर्दी लगी और बुखार तेज हुआ, 3-4 घंटे के बाद में वो कम हो गया, तो फीवर विद चिल कहते हैं उसको। वो जनरली जैसे यूटीआई इन्फेक्शन होता है, कहीं पे फोड़ा फुंसी अगर मवाद जमा हो जाता है या निमोनिया हो जाता है, तो फीवर विद चिल होता है। तो उसके लिए हम जांच कर लेते हैं। कुछ कंटिन्यूस चले रहते हैं, कुछ लो ग्रेड फीवर होते हैं ट्यूबरकुलोसिस में 15 दिन 20 दिन, और एक बड़ा नामी बुखार है जिसका नाम है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड। और टाइफाइड फीवर को क्या कहते हैं कि भैया इसको टाइफाइड हो गया, जांच में निकला है, अब उसके लिए मेडिसिन, वो 15 दिन 20 दिन दवाइयों पे दवाइयाँ देते हैं। जबकि टाइफाइड बुखार बीमारी नहीं है। क्या है फिर सर? यही तो मजेदार बात है। लाखों रुपए लोग खर्च हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि बीमारी टाइफाइड बीमारी नहीं है।
टाइफाइड क्या होता है कि जिसको मियादी बुखार बोलते थे पहले, जी। कि एक मियाद रहेगा और चला जाएगा। अब वहाँ की शुरुआत कैसे होती है, पिछली वीडियो में जो आप जरूर देखो उसको, जो एंटीबायोटिक के ऊपर बनी है, तो उसके अंदर हमारे जो गट के अंदर बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव जो कि अपॉर्चुनिस्टिस जो बैठे हुए हैं, तो टाइफाइड का जो जनक है वो साल्मोनेला बैक्टीरियम और शिगिला, दो नाम होते हैं। ये हमारे बैक्टीरिया अंदर हमारे ग्रो करने लगते हैं जब हमारे अंदर का बैलेंस ख़त्म हो गया। जब ये ग्रो करते हैं तो जो इंटेस्टाइन की जो अंदर विलास होती हैं, बहुत फाइन होती है इंटेस्टाइन, उसके अंदर ऐसे विलास निकले रहते हैं ट्यूब के अंदर, तो उसके अंदर जाके ये बैठ जाते हैं और वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर थोड़े छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। उन छेद के अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारा इम्यून बॉडी है, इम्यून कॉम्प्लेक्स है, वो ब्लड के अंदर चला जाता है। ये पायरोजन बॉडी बन जाती है एक, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी हैं, जिसके अंदर वाइट सेल्स भी हैं, जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी है, और ये जाके हमारे टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। फिर हम इसका जांच करते हैं और खून में देखते हैं कि बैक्टीरिया भी मिल गया, या हम इसके एंटीबॉडीज़ का जांच करते हैं। जब आपने टाइफाइड की किसी भी जांच रिपोर्ट देखोगे तो उसके अंदर आपको OVI ये मिलेंगे कि इनका लेवल बढ़ गया। वो क्या चीज़ है, वो है हमारी एंटीबॉडीज़ कि एंटीजन गया, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी, उसको हमने ब्लड में देख लिया जी, और हमने कह दिया टाइफाइड है। प्रैक्टिकली वो तो इम्यून सिस्टम है जो हमारी बॉडी का दिखा रहा है आपको इन्फेक्शन कहाँ है। अगर हमें लाइव बैक्टीरिया मिलते हैं और वो घूम रहे हैं, तब मैं उसको कहूँगा एंटीबायोटिक दो। लेकिन उसका लो ग्रेड फीवर चलता रहता है और हमारे बैक्टीरिया चेंज होने की वजह से हमारे अंदर की इंटेस्टाइन में जो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, वहाँ से वो चलता रहता है। भूख लगनी बंद हो जाती है, बुखार हो जाता है, मलेज हो जाता है, वोमिटिंग जैसा सेंसेशन होने लगता है, टॉक्सिक लुक होने लगता है, लंबा है। उस समय हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्लोरामफेनिकॉल पहले बहुत दिया करते थे, सेप्ट्रॉन देते थे, एम्पिसिलिन वगैरह देते थे, टेक्सम इंजेक्शन देते थे, उससे वो कंट्रोल होने लगता है टाइफाइड ठीक। प्रैक्टिकली टाइफाइड बीमारी अगर हम उसकी इंटेस्टाइन को ठीक कर दें, तो जो मैंने बताया आपको बस्ती ट्रीटमेंट हम करते हैं, जरा दिखा उसको, ये बस्ती ट्रीटमेंट का। तो आयुर्वेद के अंदर आपने काढ़ा पूछा है मेरे से जी, लेकिन आयुर्वेद के अंदर ज्वर के लिए, खासकर इस बीमारी के लिए सबसे उत्तम इलाज जो है वो बस्ती ट्रीटमेंट है। और ये बस्ती ट्रीटमेंट क्या है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम इसके माध्यम से लैट्रिन के रास्ते डाल देते हैं और 98% हमारे फीवर खत्म हो जाते हैं। ओके, नो मेडिसिन, बस ये डिफरेंट तरह की हाँ, होती है, डिफरेंट तरीके से किस बुखार में कौन सा अधिकार करना है, और इसकी पूरी जांच होती है। हमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वगैरह को हमने ये करके उसके पैरामीटर से क्या डालना है, कितने डालना है, कितने वेट है, कितना एज है, उस हिसाब से कितने दिन का बुखार है। मैं पिछले 10 साल से हमने एंटीबायोटिक मिनिमम इस्तेमाल की है और इसी से बुखार ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, 10 साल से 10 साल से मैं डेंगू, कोरोना, जितने वायरल फीवर हैं, मीजल्स, मम्स, रुबेला, रूबियोला हैं, चिकनगुनिया, एनकेफेलाइटिस, इससे ठीक करूँ सिर्फ इससे। जी हाँ, ये एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये जैसी अंदर जाती हैं, ये मेडिसिन है, इसके अंदर जैसे तिल का तेल भी होगा, शहद भी होगा, करीब 40-50 काढ़ा जिसको आपने बोला, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन होंगी। तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन यहाँ से नहीं इफेक्ट करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारे स्टमक में अंदर बहुत ज़्यादा एसिड होता है, क्यों pH लेवल जो है यहाँ का इतना ज़्यादा कम होता है। ब्लड का pH 7.4 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा एसिड होता है ना, तो वो 3 और 4 तक होता है कि अगर हम लोहे की कील काट लेंगे, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए जो दवाइयाँ मुँह से डालते हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। अदरवाइज फीवर के तो बहुत सारे, कुटज वगैरह है, लौंग है, और आपके गिलोय है, और तेजपात है, दालचीनी है, ऐसे बहुत सारे उसके काढ़ा देते हैं, नो प्रॉब्लम, उसको भी साथ में दे सकते हो। लेकिन ये जो बस्ती ट्रीटमेंट है ये 100% क्योर करता है। तो इसका मतलब फीवर, वायरल फीवर में दवाई की जरूरत नहीं है। वायरल फीवर का मेरा क्लेम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, मेरा क्लेम है कि इट कैन बी, और वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। सर, कौन सी चीज़ ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है,
आपके द्वारा की जाने वाली ये बस्ती बुखार के लिए, या फिर वो मेडिकल दवाइयाँ जिसमें एंटीबायोटिक्स भी होती हैं? ये इतनी इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप ये बताइए कि एक पेशेंट अगर एडमिट हुआ, फीवर हो गया उसको, हाँ। और उसके बहुत ज़्यादा फीवर होने के बाद में आईसीयू में रखे जाते हैं उसको, हाँ। कितना खर्चा आता है? 20-20 हज़ार रुपये रोज का। आईसीयू का? हाँ, यहाँ हम बच्चों को देते हैं 300-400 रुपये रोज का, और बहुत उसको ज़्यादा। सिखा देते हैं माता जी को, मतलब ये वो अपने घर पे कर लेती हैं। हम्म, मैक्सिमम 1000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, वो भी सीरियस केसेस में। क्या हुआ था कि जब हमने इसको किया, मैंने कई सारे आईसीयू के अंदर पेशेंट में काम किया है। जी। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सर सुंदर लाल बहुगुणा के आईसीयू के अंदर हमने 10 दिन वर्क किया, अपोलो के अंदर वर्क किया। तो जो पेशेंट जैसे कोरोना के वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन पे है, ट्यूब लग रही है, उसमें हम बस्ती देते। अच्छा, आईसीयू के पेशेंट? आईसीयू के पेशेंट आईसीयू में जाके मैंने जलंधर में, दिल्ली के अंदर, जी। मुजफ्फरपुर में, जगह जगह जहाँ भी मुझे कहीं भी कॉल आ सकती है, तो मैं सीरियस केसेस में इस तरह से हम क्यों ना, क्योंकि दोनों सिस्टम को हमने मिला दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। और ये बस्ती पे तो गट बैक्टीरिया को चेंज जो कर रहा है, इस पे तो बहुत बड़ी रिसर्च होनी है, ये पूरे ग्लोब की हेल्थ को चेंज कर सकता है। सर, आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई कि फीवर क्या होता है, और आपने पूछा था कि काढ़ा और ये, हाँ, कौन सी चीज़ें आयुर्वेदिक? गौमूत्र एक्सीलेंट एंटीबायोटिक। सर, लेकिन गौमूत्र भी कौन सी गाय बस्ती, का? उसकी भी हम बस्ती देते हैं, देसी गाय का। देसी गाय का? फीवर 2 दिन में, 1 दिन में उतार देती है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती है सर? हैं? और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें? बस इसमें तो यही है, तीखी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं खाने के लिए, तो हाँ। बस्ती तो एक तरह का स्पेशलाइज ट्रीटमेंट हो गया, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर या डॉक्टर जो भी कर रहा है काम वही जानेगा। और खाना तो मिठाई, बिल्कुल मीठा हाँ, बंद मतलब कर क्या खाया जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपने बताई हैं, तो अब क्या खाएं, कितना खाएं, और या खाए ना बिल्कुल? कम से कम खाएं, एनर्जी तो पूरी करनी है। हाँ। शहद हम 2 बार 3 बार ले सकते हैं। नींबू पानी खूब पिएं। दूध अगर पीना है तो हल्दी डाल के खूब पिएं। लौंग, काली मिर्च, अदरक, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसका काढ़ा ही बना लें। तुलसी बहुत अच्छा एंटी फीवर का काम करती है। गिलोय का काढ़ा लेते हैं। और यही चीज़ें हैं, यही चीज़ हर जगह मिलेगी, हर आयुर्वेदिक उसमें भी मिल जाएंगी आपको। उसमें ये सब चीज़, तो उसके साथ त्रिफला तो लेते हैं। हरड़ का रस बहुत अच्छा काम करता है। और एक फीवर नट भी आते हैं। तो ये पूरे पृथ्वी पे ही हैं। हाँ। अफ्रीका में भी हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं लोग। चाइना के अंदर भी हैं। इंडिया तो हमारा ये तो यहाँ से तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। यहाँ से तो सिविलाइजेशन निकला है हम लोगों का। मैंने कभी नहीं सोचा था जीवन के अंदर कि आज से 5000 साल पहले किन्हीं ऋषियों ने एक ऐसी दवाइयाँ तैयार कर दी जो लेटरिन के रास्ते पेट में डाल के छोड़ देते हैं और वो पूरी बॉडी को ठीक करते हैं। वो पंचकर्मा का एक पार्ट है बस्ती ट्रीटमेंट। तो इससे फीवर जैसी बीमारी भी क्योर हो सकती है? क्योर हो रही आपने है। कहा है कि फीवर तो बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है। तो धन्यवाद सर आपका कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि फीवर से डरना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है सर की इस इन्फॉर्मेशन के बाद जिस फीवर से आप डर के दवाई खाने तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, इसके प्रति आप अवेयर होंगे और फीवर से डरेंगे नहीं, नेचुरली उसका क्योर करेंगे और अपनी इलनेस को वेलनेस की तरफ ले जाएंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सर के साथ या और डॉक्टर्स के साथ आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको देने का। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे हेल्थ से जुड़ी और भी अन्य जानकारियाँ। धन्यवाद।